आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। अगर हम लोग लेवल 2 के सिलेबस को देखेंगे आपका सोशल साइंस का, उसमें आपका जो मिडिवल इंडिया का पार्ट है उसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका अरबों का आक्रमण। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंध पर अरब आक्रमण के कारण और परिणाम, उस पर बेस्ड आपका एमसीक्यू क्वेश्चन। यहाँ हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन डील करेंगे, लगभग 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है आज हम लोग सॉल्व करने वाले इस टॉपिक पर, जिससे इस टॉपिक पर आपका पूरा का पूरा ओवरऑल जानकारी मिल जाएगी और एमसीक्यू का प्रैक्टिस भी आपका हो जाएगा। ये सेशन लेवल 1 वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेवल 1 में अगर आप जनरल स्टडीज वाला पोर्शन में जाएंगे तो वहाँ कोई भी टॉपिक का चर्चा नहीं किया गया कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस टाइप के सेशन आप देख लेंगे तो वहाँ पर भी इस टाइप के क्वेश्चन इतिहास से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सिंध पर अरब आक्रमण कब हुआ था। तो सिंध पर पहला अरब आक्रमण जो हुआ था वो हुआ था आपका 712 ईस्वी में। कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, 712 एडी में सिंध पर सबसे पहली बार अरब आक्रमण हुआ। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था। पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे सो दैट आपका जो बेसिक टू एडवांस लेवल तक जाएंगे, पहले क्वेश्चन आपको आसान आसान मिलेगा, फिर आपको हाई लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आप जेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां से आप बैचेस एंड टेस्ट सीरीज और नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। सारा चीज आपका एप्लीकेशन में अवेलेबल है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा जा रहा था कि अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था। तो अरब आक्रमण जब हुआ था, अरब इन्वेशन जब हुआ था, उस टाइम सिंध पर शासन था राजा दाहिर का। किसका शासन था? राजा दाहिर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राजा दाहिर का शासन था जब अरब पर क्या हुआ था, अरब आक्रमण के समय सिंध पर राजा दाहिर का शासन था आपका। हम लोग यहाँ डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, हम लोग 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में सेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा कि अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो अरब सेनापति कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम थे, जो क्या क्या था, सिंध पर आक्रमण किया था। तो ये किसके शासन काल में हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा। तो ये हुआ था आपका उमैयद खलीफा के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? उमैयद खलीफा के शासनकाल में सिंध पर अरब आक्रमण हुआ था। और जो अरब सेनापति था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ता जाएगा आप अपना मार्क करते चलेगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है, सो दैट आपका क्या हो रहा है, होते जाए, असेसमेंट भी होते जाए। क्योंकि आप पढ़ाई करते रहेंगे उसको काम नहीं बनेगी, आपका असेसमेंट भी होना जरूरी है कि आप कितना आगे बढ़ रही है। ये चीज जानना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। तो उमैयद खलीफा के शासनकाल में आपका सिंध पर अरब आक्रमण हुआ था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अरबों ने सिंध पर आक्रमण करने के लिए मुख्य कारण क्या था। आखिर क्या कारण था कि अरबों ने सिंध पर आक्रमण कर दिया था। तो इसके पीछे का मेन कारण था समुद्री डाकू द्वारा हमला। किसके द्वारा हमला? समुद्री डाकू द्वारा हमला के कारण ही अरबों ने क्या किया था, सिंध पर आपका आक्रमण किया था। सिंध, ये पूरा का पूरा डिटेल क्लास हम लोग पढ़ा चुके हैं, उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस किए थे क्यों हुआ था, क्यों नहीं हुआ था, सारा कारण बता चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, समुद्री डाकू द्वारा हमले के कारण ही अरबों ने क्या किया था, सिंध पर आपका आक्रमण किया था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा क्वेश्चन नंबर 5 कि मोहम्मद बिन कासिम कौन थे। तो अभी अभी हम लोग देखे मोहम्मद बिन कासिम कौन थे? अरब सेनापति थे। कौन थे आपका? अरब के सेनापति थे, और उसी के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण किया गया था। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा कि सिंध की राजधानी कौन सी थी जब अरबों ने आक्रमण किया था। यानी जिस टाइम अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था उस टाइम आपका सिंध की राजधानी आपसे पूछा जा रहा। तो उस टाइम सिंध की राजधानी था अलौर। कौन कहाँ था? अलौर जो है उस टाइम सिंध का राजधानी था। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा कि सिंध पर अरब आक्रमण का एक प्रमुख कारण क्या था। एक मोस्ट इंपोर्टेंट कारण आपसे पूछा जा रहा कि सिंध पर अरब आक्रमण का जो मेन कारण था, प्रमुख कारण था, वो था आपका ट्रेड मार्ग पर नियंत्रण। जो व्यापारिक मार्ग था उस पर कंट्रोल चाहते थे कौन? अरबियंस, अरब वाले कंट्रोल चाहते थे, जिसके कारण वे लोग क्या किए, सिंध पर आक्रमण किए। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि सिंध पर अरब आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सी प्रमुख भाषा का प्रभाव बढ़ा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अरब वाले कौन सी भाषा बोलते थे? अरबी भाषा। कौन सा? अरबी। और जैसे ही आपका सिंध पर अरब आक्रमण हुआ तो कौन सी भाषा का प्रभाव बढ़ने लगा? अरबी भाषा का आपका प्रभाव बढ़ने लगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा
कि सिंध पर अरब आक्रमण के बाद किस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो हम लोग क्या जानते हैं, जो अरब वाले थे ये लोग कौन सा धर्म से बिलोंग करते थे, इस्लाम धर्म से बिलोंग करते थे। जैसे ही सिंध पर अरब आक्रमण हुआ तो उस टाइम के बाद कौन सा धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, आपका इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि सिंध पर अरब आक्रमण के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में कौन सा तत्व बढ़ा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सिंध पर जैसे अरब आक्रमण होता है उसके बाद भारतीय समाज में काफी चेंज देखने को मिलता है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसमें चेंज आता है, लैंग्वेज में चेंज आता है, धर्म में आपका ध्रुवीकरण होता है, धर्म में आपका चेंज आता है। तो इसमें सबसे ज्यादा चेंज हम लोगों को किसमें देखने को मिलती है, सांस्कृतिक आदान प्रदान। जो कल्चरल चीज था उसमें क्या होती है, काफी चेंज होती है। अरब वाले अपना कल्चर को यहाँ पर प्रमोट करते हैं, यहाँ वाले यहाँ के कल्चर को प्रमोट करते हैं। तो इससे क्या होती है, कल्चरल आपका क्या होती है, आदान प्रदान होती है, कल्चरल एक्सचेंज होती है इसमें। मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि सिंध पर अरब आक्रमण के बाद स्थानीय शासन व्यवस्था किसके हाथ में चली गई। तो जैसे ही सिंध पर अरब आक्रमण हुई तो स्थानीय जो शासन व्यवस्था थी ये आपका अरबों के हाथ में चली गई। किसके हाथ में, अरबों के हाथ में ये चली गई। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि अरबों द्वारा सिंध पर आक्रमण किस प्रकार के शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। तो कौन सा शासन प्रणाली विकसित हुई, हम अभी क्या बताएं कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में चेंज आया। तो खिलाफत शासन प्रणाली, कौन सा प्रणाली का डेवलपमेंट हुई, शुरुआत हुई, आपका खिलाफत शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा कि अरबों ने सिंध पर आक्रमण के बाद कौन सा विज्ञान के क्षेत्र में आपका योगदान दिया। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि अरबों का योगदान गणित में भी रहता है, चिकित्सा शास्त्र में भी रहता है, खगोल शास्त्र में भी रहता है। तो सभी क्षेत्रों में क्या अरबों ने योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद सिंध पर किसने शासन किया। तो बिन कासिम कौन था, अभी अभी हम लोग देखे थे, जो अरब के सेनापति थे। कौन थे, अरब के सेनापति। तो उनके बाद सिंध पर शासन किसने किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उनके बाद जो है उमैयद खलीफा ने जो है आपका सिंध पर शासन किया। कौन, ऑप्शन नंबर ए उमैयद खलीफा मोहम्मद बिन कासिम के बाद सिंध पर शासन करता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है कि सिंध पर अरब आक्रमण के समय अरबों का प्रमुख शक्ति क्या था, कौन सा मेन पावर था जिसके कारण वो जीत भी पाए थे। तो ये मेन कारण था घुड़सवार सेना। कौन सा था आपका, घुड़सवार सेना मेन पावर था, प्रमुख शक्ति था। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण के दरमियान किस नदी को पार किया था। सिंध पर आक्रमण के दरमियान किस नदी को पार किया था। तो ये आप इसको इजीली आंसर कर सकते हैं, सिंधु नदी को पार किया था। कौन सा नदी को, सिंधु नदी को आपको पार किया था। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा कि सिंध पर अरब आक्रमण के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में किस प्रकार का सांस्कृतिक प्रभाव बढ़ा या पड़ा, हम लोग कह सकते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इस्लामी संस्कृति का प्रभाव पड़ा। जैसे ही सिंध पर अरब आक्रमण होती है तो इस्लामी संस्कृति का प्रभाव इस पर पड़ती है। अरब आक्रमण के बाद सिंध ने किस प्रकार की प्रशासनिक प्रणाली लागू की। तो खिलाफत शासन प्रणाली इसमें लागू हुई, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, सिंध पर अरब आक्रमण के बाद कौन सा महत्वपूर्ण शहर का जो है विकास हुआ। तो किसका विकास हुआ, आपका अल मंसूरा का विकास हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अल मंसूरा शहर का यहाँ पर विकास हुआ। 20 आपसे पूछा जा रहा है कि सिंध पर अरब आक्रमण के समय भारत के अन्य हिस्सों में किसका शासन था। तो जिस टाइम आपका सिंध पर अरब आक्रमण हो रहा था तो भारत के अदर पार्ट में जो है आपका राजपूत साम्राज्य था। कौन सा था, राजपूताना साम्राज्य था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, सिंध पर अरब आक्रमण के समय भारतीय समाज किस प्रकार की धार्मिक व्यवस्था में था। तो जिस टाइम अरब आक्रमण हो रहा था तो उस टाइम भारतीय समाज हिंदू धार्मिक व्यवस्था में था। कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कि सिंध पर अरब आक्रमण के समय भारतीय समाज में प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या थी। उस टाइम हम लोगों का जो आर्थिक गतिविधि किस टाइप की चलती थी। तो कृषि चलती थी। क्या चलती थी, आपका कृषि सबसे ज्यादा आपका प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा जा रहा है कि सिंध पर अरब आक्रमण के बाद भारतीय समाज में किस क्षेत्र में विकास हुआ। कृषि, व्यापार, शिक्षा, सभी। तो ऐसे देखते हैं कि हम लोग सभी क्षेत्रों में क्या हुआ, धीरे धीरे विकास होने लगता है। अरब आक्रमण के बाद किस धर्म का प्रमुख प्रचार प्रसार हुआ। तो इसमें इस्लाम धर्म का प्रमुख प्रचार प्रसार हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी। 25 पूछा जा रहा है आपसे कि सिंध पर अरब आक्रमण के फलस्वरूप ये वाला इस्लामी संस्कृति का प्रभाव बढ़ा। पहले भी डिस्कस कर चुके, क्वेश्चन दोबारा टाइप हो गया है। सिंध पर अरब आक्रमण के समय भारतीय समाज में किस प्रकार का शासन था। तो जिस टाइम आपका अरब आक्रमण हुआ था तो उस टाइम भारतीय समाज किस प्रकार था, ये आपसे पूछा जा रहा। तो हम लोग जानते हैं गणराज्य तो था नहीं, तो क्या था आपका, राजतंत्र था। कौन सा था आपका, राजतंत्र था।
क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा जा रहा है कि सिंध पर अरब आक्रमण के बाद किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था लागू हुई। तो जैसे ही सिंध का अरब आक्रमण होती है उसके बाद जो आर्थिक व्यवस्था लागू होती है उसे हम लोग सामंतवादी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो कौन सा व्यवस्था लागू होती है आपका? सामंतवादी व्यवस्था यहाँ पर लागू हम लोगों को देखने को मिलता है। सिंध पर अरब आक्रमण के समय भारतीय समाज में किस प्रकार की शिक्षा पद्धति थी? तो उस टाइम जो है 712 ईस्वी की बात चल रही है, तो उस टाइम हम लोगों का गुरुकुल प्रणाली चलता था। कौन सा प्रणाली? गुरुकुल प्रणाली। आप डेट लाइन को याद करके भी बहुत सारा क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं कि उस टाइम कौन सा शासन था, कौन सा शासक का शासन इंडिया में चल रहा था। तो इतिहास में डेट लाइन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेट लाइन आप याद रखिएगा। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेट होती है, जैसे कि आप देखेंगे तो 1526 में क्या आ जाता है, 1526 में आपका मुगल साम्राज्य का शासन स्टार्ट हो जाता है। फिर आपका 1757 में क्या होता है आपका, 1857 में आपका प्लासी की लड़ाई हम लोगों को देखने को मिलता है। 1857 में आपका प्रथम सैनिक विद्रोह, क्या होता है आपका? सैनिक विद्रोह देखने को मिलता है। सैनिक विद्रोह हम लोगों को देखने को मिलता है। फिर आपका 1757 में क्या होता है? प्लासी का लड़ाई होता है। तो ये सारे जो है इतिहास को डिवाइड करने के काफी इंपॉर्टेंट टाइम लाइन है। तो ये सारे टाइम लाइन को आप याद करते हुए चलेगा, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा जा रहा है कि सिंध पर अरब आक्रमण के बाद भारतीय समाज में किस प्रकार की धार्मिक सहिष्णुता थी? तो धार्मिक सहिष्णुता काफी हाई हो गई थी, उच्च हो गई थी। अरब आक्रमण के बाद सिंध में कौन सा प्रमुख वास्तुकला शैली विकसित हुई? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसके बाद कौन सा वास्तुकला शैली जो है आपका सिंध एरिया में हम लोगों को देखने को मिला। तो उसके बाद इस्लामी शैली का प्रभाव पड़ा। कौन सा शैली विकसित हुई आपका? इस्लामी शैली। नागर शैली, द्रविड़ शैली, पल्लव शैली, ये पहले से ही मौजूद था इंडियन आर्किटेक्चर में। सिंध पर अरब आक्रमण के बाद किस प्रकार के साहित्य का विकास हुआ? तो अरबी साहित्य का विकास हुआ। कौन सा साहित्य का विकास हुआ? अरबी साहित्य का हम लोग का यहाँ पर विकास देखने को मिलता है। सिंध पर अरब आक्रमण के बाद किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था लागू हुई? तो सामंती व्यवस्था लागू हुई। कौन सा सामाजिक व्यवस्था लागू हुई? आपका सामंती व्यवस्था यहाँ पर लागू हुई। अरब आक्रमण के बाद सिंध में किस प्रकार का प्रशासनिक ढांचा स्थापित हुई? तो एक ही क्वेश्चन को यहाँ अलग अलग टाइप से पूछा गया आपका। तो एक टाइप से केंद्रीयकृत प्रशासन जो है वह डेवलप हुई। 35 अरब आक्रमण के बाद सिंध में किस प्रकार की मुद्रा का प्रयोग किया गया? तो अरब इन्वेशन के बाद जो आपका चांदी की मुद्रा का प्रचलन बढ़ा। तो चांदी की मुद्रा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मार्क कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सो दैट डेली बेसिस पर मोटिवेशन बना रहे वीडियोज बनाने का और मैक्सिमम लोगों तक इसका रीच भी बढ़े। 36 आपसे पूछा जा रहा है कि अरब आक्रमण के बाद सिंध में कौन सा प्रमुख व्यापारिक गतिविधि विकसित हुई? कौन सा गतिविधि पर सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ? तो समुद्री व्यापार में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हम लोगों को देखने को मिला। 37 आपसे पूछा जा रहा है कि सिंध पर अरब आक्रमण के समय किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी? तो उस टाइम जो है सामाजिक व्यवस्था वर्ण प्रथा थी। कौन सी प्रथा थी? वर्ण व्यवस्था थी। 38 आपसे पूछा जा रहा है कि अरब आक्रमण के बाद सिंध में किस प्रकार का शैक्षिक सुधार किया गया? तो इसमें आपका मदरसा शिक्षा प्रणाली का डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग सिलेबस को देखेंगे, आप लोग इतिहास का सिलेबस को अगर आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखेंगे, एक बार सिलेबस हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर नया सिलेबस को। अब इसमें चेंज होना चाहिए, चेंज तो होना ही चाहिए। अगर आप देखेंगे तो मध्यकालीन इतिहास को बहुत ही कम दिया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें 6 टॉपिक ही पढ़ना है। पहला है आपको अरबों का आक्रमण पढ़ना है इसमें। सेकंड, इसमें मोहम्मद गजनी और मोहम्मद घोरी के बारे में पढ़ना है। फिर पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत आपको कंप्लीट करना है। फिर विजयनगर और बहमानी साम्राज्य कंप्लीट करना है। भक्ति और सूफी आंदोलन कंप्लीट करना है, और मुगल और शिवाजी। तो ये मध्यकालीन मेडिवल इंडिया वाला पार्ट को अगर आप एनसीईआरटी बुक को आप कवर करेंगे तो आपका मेडिवल वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आप क्या क्या रेफर कर सकते हैं? इसमें आप क्लास 12 का जो मेडिवल इंडिया वाला पार्ट है वहां से आपका विजयनगर, बहमनी साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, ये पूरा का पूरा टॉपिक जो पांचों 6 टॉपिक है, ये क्लास 12 के इतिहास से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसका नोट्स जो है आपको एग्जाम नोनो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिएगा तो वहां पर आपके इतिहास का नोट्स आपको पहले से दिया हुआ है, हिस्ट्री का नोट्स, जो कि आपका काफी कम प्राइस में हम लोग रखे हैं उसको। वहां से आपका पूरा का पूरा मध्यकालीन भारत और आपका प्राचीन भारत और आपका आधुनिक भारत पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्यों क्यों कंप्लीट हो जाएगा? क्योंकि वो नोट्स आपका क्लास 9, 10 और 12 के इतिहास को ध्यान में रख करके बनाया गया। पूरा का पूरा चैप्टर वाइज समरी है। हर एक एक चीज को जो एनसीईआरटी में दिया हुआ उसको हुबहू डाला गया है और बहुत ही बेहतर वे में डाला गया है, सो दैट आप क्या कर सके, चीजों को आसानी से समझ सके। उसमें पीडीएफ डाला हुआ है, उसी टाइप से सैंपल पीडीएफ डाला हुआ, उसको आप देख सकते हैं उस सैंपल पीडीएफ से। यहाँ भी आई थिंक था बट हम आज नहीं दिखा पा रहे, तो यहाँ पर नेक्स्ट डे कभी भी वीडियो बनाएंगे तो वो वाला पीडीएफ भी आप लोगों को दिखा देंगे कि क्लास 9 का पूरा एनसीईआरटी को
विद इन 20 पेजेस में हम लोग क्या किए थे, कंपाइल किए थे। और वहाँ से क्वेश्चन आपको दिखेंगे, जब एग्जाम होगा तो वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, क्योंकि एनसीईआरटी या जेसीईआरटी बुक को ही कवर करके क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं अगर हम लोग बात करें तो। वो सर टॉपिक आप वहाँ कम समय में कवर कर सकते हैं। उसी टाइप से लेवल 1 वालों के लिए भी है, यहाँ पर बैचेस आप एक्सेस कर सकते हैं। आप एग्जामिनर एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ पर आपको सारे बैचेस दिख जाएगा। जैसे कि आपके जेटेड पेपर 1 का बैच है, इसमें पूरा का पूरा कंप्लीट होगा आपका। सीडीपी लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है। इंग्लिश वाला पार्ट हम लोग कल से कंप्लीट करवा रहे हैं। उसी टाइप से मैथ वाला जीएस। तो आप अगर देखेंगे तो अगस्त के लास्ट वीक तक हम लोग क्या कर रहे हैं, सिलेबस को पेपर 1 का आपका कंप्लीट हो जाएगा। बट पेपर 2 का सिलेबस थोड़ा टाइम लगेगा, कि पेपर 2 का सिलेबस काफ़ी वास्ट है। इस सिलेबस को आप देख पा रहे हैं ना, इस सिलेबस को विद इन 1 मंथ कंप्लीट करना एक चैलेंजिंग टास्क है। बट स्टिल वी ट्राई, हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम टॉपिक आपका कवर हो जाए, सो दैट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कर जाए, क्वालिफाई कर जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें आपका रैंक तो बनने से रहा कि रैंक 1 रैंक 2 लाने से आपको कोई बेनिफिट मिलेगा। आपको जेटेड क्वालिफाई होना है तो वो आप क्वालिफाई कर सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ करके। अगर आप चाहिएगा कि पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर आप यहीं सोशोलॉजी वाला टॉपिक देखेंगे तो काफ़ी बड़ा सिलेबस सोशोलॉजी का, इतना बड़ा सिलेबस एक महीना में, यह पूरा का पूरा ग्रेजुएशन का सिलेबस है, एक महीने में कैसे कंप्लीट करना पॉसिबल है? आप ही बताइए, हम कैसे कंप्लीट करना पॉसिबल है? यह पॉसिबल है ही नहीं। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं कि सोशल स्टडीज़ में आपका इतिहास पर ज़्यादा पकड़ बना दे रहे हैं, ज्योग्राफी में ज़्यादा पकड़, पॉलिटिकल में ज़्यादा पकड़ बना दे रहे हैं। फिर इकोनॉमिक्स में हम लोग कुछ कुछ टॉपिक यहाँ छोड़ देंगे। उसी टाइप से सोशोलॉजी में कुछ कुछ टॉपिक छोड़ देंगे, क्योंकि छोड़ेंगे नहीं तो फिर पूरा कंप्लीट, पूरा पकड़ने के चक्कर में कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसी टाइप से हम लोग करेंगे। बाकी सीडीपी आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है, सीडीपी पूरा कंप्लीट होगा आपका, बाकी सब्जेक्ट पूरा होगा। बट जो पार्ट ज़्यादा लेंथी है उसमें कुछ कुछ टॉपिक को हम लोग स्किप करेंगे, जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है या आप इतना कम समय में आप कवर नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से हम लोग सेशन को आगे लेके चलेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर द अटेंडिंग द सेशन।